कि आप प्रकाश डालिए प्रोफेसर रविकांत जी। जी राजीव जी, पहली बात तो यह है कि जो इसका तकनीकी पहलू है, तो ऑब्वियस है आज दुनिया उसी पूरे तकनीकी के जरिए आपस में जुड़ी हुई है। और भारत की भी इकोनॉमी पूरे तरीके से अब तो इसी जरिए से चल रही है, चाहे उसमें बैंकिंग सेक्टर हो या हमारा ऑफिसेज हो, वो सब के सब अब इसी जरिए से चल रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है। साइबर अटैक अगर होते हैं तो सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाएंगी, हमारी जो सूचना तंत्र है वो पूरे तरीके से फेल हो सकता है, तो ये बड़ा खतरा है। लेकिन जो आपका सवाल है कि ये आखिर क्यों ऐसे हो रहा है इस वक्त, और इसके खतरे कहां तक हैं और सामाजिक पहलू क्या है। दरअसल राजीव जी, इस समय हम जिस दौर में हैं उसमें भारत के भीतर भी खतरे हैं और भारत के बाहर से तो ये जो साइबर अटैक का जो मसला है वो भी दिख रहा है। मसलन जो खालिस्तान के समर्थक लोग हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तमिलनाडु से जो आवाजें आ रही हैं। मैं ए राजा के बयान को उस तरह से नहीं देखता हूं, लेकिन जो गुस्सा है, या इस समय नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो गलों को रेता गया। अब मैं इस डिबेट में नहीं जानना चाहता कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन नूपुर शर्मा के उस बयान के बाद अगर 2-3 हत्याएं हुई हैं, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भारत के जो मुस्लिम हैं, जो नौजवान हैं, कुछ जो हो सकता है भटके हुए हों, उनके भीतर क्या चीजें जा रही हैं। और जाहिर तौर पर जो भारत के बाहर बैठे हुए जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है वो ऐसे लोगों का, ऐसे भटके हुए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। चाइना की जो नजर है भारत पर, पाकिस्तान की नजर है, और भी दुनिया के तमाम और ऐसे देश होंगे जो भारत को एक विकसित राष्ट्र या बढ़ता हुआ भारत नहीं देखना चाहते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे जाहिर तौर पर। हम लोग अगर थोड़ा पहले देखें, 1-2 दशक पहले जाएं, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तालिबान, अलकायदा का खतरा था, या पिछले दिनों या अभी भी वो चल रहा है आईएस का जो खतरा है, इसमें भारत के लोगों का अपवाद अगर हम छोड़ दें एक आध, तो इसके अलावा कोई भी इन्वॉल्वमेंट भारत के मुसलमानों का नहीं दिखा है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, क्या उसमें यह खतरा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि बाहर की जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं, वो ऑब्वियस है ऐसे लोगों को जिनकी वो साइबर पर ही वो चीजों को देखते हैं कि कौन किस तरह के मैसेज चल रहा है, किसके दिमाग में कट्टरता ज्यादा भरी हुई है, वो उनको एक तरह से प्रभावित करके और इस देश को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो सरकार है जिस तरह का व्यवहार कर रही है, चाहे जुबेर का केस हो, नूपुर शर्मा का देखिए, दोनों ही एक ही तरह के आरोपी हैं, लेकिन नूपुर शर्मा की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, और जुबैर के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल आतंकवादी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। जबकि ऑल्ट न्यूज का क्या व्यवहार रहा है हम लोग जानते हैं, और ऑल्ट न्यूज को तो सुना है कि इस बार नोबेल प्राइज के लिए भी नामांकित किया जा सकता है। तो उसके सह संपादक के साथ ये हो रहा, या एक एक नहीं, पचासों घटनाएं इस तरह की हैं कि जिसमें ये चीजें देखने में आ रही हैं कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ, या एक जाति समुदाय विशेष के लोगों के साथ जिस तरह की सरकार बेरहमी के साथ जो काम कर रही है, जो अत्याचार कर रही है, या उस हिंदुत्व की विचारधारा को जो लोग नहीं पसंद करते हैं, और उन पर जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, वो फिजिकली भी हो रहे हैं, वो कानूनी भी अटैक हो रहे हैं, और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये बड़ा खतरा है। और इस खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि सरकार पहले अपने भीतर को दुरुस्त करे, ये जरूरी है। और मैं इस बात को बराबर कहता हूं कि इस देश को मजबूत केवल संविधान के मार्फत रखा जा सकता है। संविधान में जो सेकुलरिज्म है, जो बहुलवाद की भावना है, उसके दायरे में ही इस देश को मजबूत रखा जा सकता है। इस देश में किसी एकाधिकारवाद को, किसी एक विचारधारा को आप जबरन लागू करके, या एक भाषा और संस्कृति को, एक धर्म को जबरन लागू करके इस देश को मजबूत नहीं बना सकते। तो इसलिए आज ये खतरा ज्यादा है कि जो बाहर बैठे हुए दुश्मन हैं भारत के, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, वो इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं। इससे हमें सचेत रहना है, सरकार को भी इन चीजों को देखना है, और जो भारत के भीतर की स्थितियां हैं उनको भी दुरुस्त करना है। जी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इसके आर्थिक
पहलू को भी जरा आपसे